गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग नीट यूजी 2024 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें केमिस्ट्री वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे आपके सामने। बनी रहिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा जाता है उससे एक आइडिया लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए। तो आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन को। पहला क्वे- ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। Question number one is spin-only magnetic moment is same for which of the following ions? First option is titanium, second option is chromium, and third option is magnesium 2 plus, and fourth option is iron 2 plus, and fifth option is scandium 3 plus. तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होगा उसके लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो टाइटेनियम थ्री टाइटेनियम जो एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। एंड टाइटेनियम 3 प्लस जो आयन होगा तो इसमें से 2s इलेक्ट्रॉन एक डी से निकल जाएगा तो 3d1 बचेगा। तो टाइटेनियम 3 प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d1 हो गया। सिमिलरली क्रोमियम 2 प्लस, क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, तो क्रोमियम 2 प्लस का होगा 3d4। सिमिलरली जो मैग्नीज होता है उसका 3d5 4s2 होता है न्यूट्रल स्टेट में। जब जो मैग्नीज 2 प्लस कैटायन होगा Mn 2 प्लस उसका 3d5 होगा। सिमिलरली आयरन 2 प्लस का 3d6 होगा। और स्कैंडियम आयन है आपका स्कैंडियम 3 प्लस, उसका हो जाएगा 3d0। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम 3 प्लस में है एक, क्रोमियम 2 प्लस में है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3d4 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्योंकि 5 डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें से 4 की फिलिंग हो जाएगी, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। Mn 2 प्लस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और आयरन 2 प्लस जो कैटायन है उसमें 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो 5 पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन छठा इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ये पेयरिंग कर देगा एक ऑर्बिटल की। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाते हैं। सिमिलरली स्कैंडियम 3 प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन डी में है नहीं तो डी ऑर्बिटल में ब्लैंक रहेगा और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 0। तो आप देख सकते हैं कि क्रोमियम 2 प्लस n = 4 एंड आयरन 2 प्लस n = 4। तो इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा सही है। क्रोमियम बी में है, डी में आयरन है, तो बी एंड डी जिस ऑप्शन में होगा वही सही आंसर होगा। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा सही। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन। आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम पूछा है। तो 4 मोल हीलियम अगर लिया जाए तो इसमें कितना हीलियम एटम होगा। 4 मोल हीलियम ले लिए तो इसमें 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा नंबर ऑफ एटम, क्योंकि 1 मोल में होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम। ठीक। अब 4u हीलियम में कितना होगा। 4u का मतलब होता है कि एक एटम का जितना मास होता है वो 4u होता है हीलियम का। ठीक। तो इसमें एक एक एटम हो गया, ओनली एक वन एटम। 4 ग्राम हीलियम की बात की जाए तो हीलियम का जो मोलर मास होता है वो 4 ग्राम पर मोल होता है। 4 ग्राम पर मोल। तो इसके 4 ग्राम में कितने मोल होंगे। 4 ग्राम में
इसके मोलर मास से भाग दे देंगे 4 ग्राम पर मोल, तो 1 मोल आ जाएगा। 1 मोल आ जाएगा तो मतलब ये इसमें एटम जितने होंगे हीलियम 1 Na के बराबर, ठीक। और 2.271098 लीटर आपको हीलियम गैस एट एसटीपी ली जा रही है यहाँ पे, एट एसटीपी। तो इसके भी पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब वॉल्यूम दिया गया हो तो कोई आइडियल गैस का एसटीपी पे जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी विल इज इक्वल टू 22.7 लीटर के अराउंड होता है, ठीक। तो हमको वॉल्यूम दिया गया है 2.27 के अराउंड, ठीक। 2.27 लीटर दिया है, जबकि 1 मोल का वॉल्यूम होता है आइडियल गैस का एसटी पर 22.7, ठीक। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे जब मोलर वॉल्यूम का, तो हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ मोल कितना है उसमें हीलियम का, ठीक है, लीटर पर मोल। तो ये हो जाएगा पूरा 10 से कट जाएगा, 1/10 मतलब 0.1 मोल ऑफ हीलियम हो जाएगा इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में। तो ये हो गया 0.1 मोल, मतलब 0.1 Na एटम होंगे उसमें हीलियम के, ठीक। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम तो हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका 4 Na के बराबर। एक ही इसमें 1 एटम ही है, इसमें 0.1 Na के है, इसमें 1 Na है। तो 4 Na वाला 4 मोल ऑफ हीलियम एटम में सबसे ज्यादा 4 मोल ऑफ हीलियम में सबसे ज्यादा हीलियम के एटम्स होंगे जो कि 4 Na के बराबर होंगे। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। आपको लिस्ट वन दी गई है, लिस्ट सेकंड दी गई है, इसमें कंपाउंड है लिस्ट वन में, और शेप जियोमेट्री आपको मैच करवाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि SF6 जैसे ये है, SF6, SF6 में 6 ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। तो इनके पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंसी तक के एक्सपेंड करते हैं अपना वैलेंसी, ठीक। तो SF6 में ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ये ये 4 फ्लोरीन एटम एक प्लेन में होते हैं, और अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो SF6 तो हो गया ऑक्टाहेड्रल, ठीक। तो SF6 हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक। नाउ अमोनिया बनाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लाइक दिस। ये लोन पेयर है जैसे अमोनिया का, और ये 3 हाइड्रोजन, ठीक। तो ये होता है आपका ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो अमोनिया का हो गया फर्स्ट, BRF। तो हम पहले ऑप्शन में देखेंगे डी का थर्ड है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे ही सॉल्व हो गया, आगे सॉल्व करना ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें डी का सेकंड दिया है, इसमें डी का फर्स्ट है, इसमें डी का फर्स्ट दिया है, इसमें डी का थर्ड, केवल एक ही ऑप्शन है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। डी का फर्स्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, among group 16 element which does not show -2 oxidation state, dear students, ऑक्सीजन फैमिली में जब हम नीचे जाते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो -2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन शो करता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस साइड नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, ठीक है। तो इसमें पोलोनियम ही सबसे
नीचे वाला एलिमेंट है ग्रुप में, तो ये शो नहीं करेगा। तो ये ही ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताओ कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से अगर इनको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करें, और ये सिलिकॉन, सिलिकॉन आएगा आपका कार्बन के नीचे। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नीचे जाते हैं तो कम होती है। तो सबसे ज्यादा तो हो गई ये, उससे कम इससे ये, उससे कम ये, फिर सिलिकॉन की इससे भी कम हो जाएगी। तो देखते हैं। क्लोरीन सबसे ज्यादा इसमें है और इसमें है। उसके बाद नाइट्रोजन का इसमें ज्यादा दिया है, इसमें ऑक्सीजन का ज्यादा। तो ऑक्सीजन का तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन से ज्यादा ही होता है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन सबसे कम। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। जो नीट का एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे, इस तरह के क्वेश्चन अब ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लिस्ट वन, लिस्ट टू, स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट आपको दो दे दिए जाएंगे, दो दो स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, इस तरह से, या बोथ फॉल्स बोथ ट्रू, इस तरह से पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। ये लगते बहुत टफ है लेकिन होते इजी हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट वन में कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, लिस्ट टू में टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दी गई है। तो देखते हैं भाई। सी ओ डी ऑप्शन में देख रहे हैं हम। सब सी ओ एच टू ओ का होल सिक्स सी एल थ्री। आप देख सकते हैं कि इसमें ओनली वाटर मॉलिक्यूल इधर है, सॉल्वेंट है इधर, ये है। अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन जो लिगेंड है, अगर एक भी अंदर जाता है तो वाटर को बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इसका हम लगा देते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक। और इसमें दो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। तो जब आपको दो तरह से, इस तरह से दो एंटिटी दिख जाए, दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही हो, कैटायन और एनायन, तो आप समझ जाना इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो शो करता है इस तरह का कॉम्प्लेक्स। क्योंकि मेटल सेंटर है वो अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज कर लेते हैं। क्रोमियम अगर इन अमोनिया मॉलिक्यूल इस कोबाल्ट को रिप्लेस कर ले, क्रोमियम और कोबाल्ट एक दूसरे से, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बदल जाएंगे उनके। तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर देगा। तो सी का हो जाएगा फोर। तो देखते हैं अब इस तरह का कोई ऑप्शन हो तो। तो डी में आप फर्स्ट करिए। डी में फर्स्ट यहाँ दो दो में है। ठीक। फर्स्ट में और फोर्थ में। और अब सी में आप फोर्थ कीजिए। सी का फोर्थ इसमें है, इसमें नहीं है। तो आप इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। ये दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट फर्स्ट से ही हो गए थे, क्योंकि डी का फर्स्ट कर दिए थे। अब बचा हुआ तीन ऑप्शन में से ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सी का हो जाएगा फोर। सी फोर, डी वन सी फोर ये एक ही में है इसमें। तो यही ऑप्शन सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Given below are certain cation using inorganic salt analysis. Arrange them in increasing group number from 0 to 6. आपको ये 5 कैटायन दिए गए हैं, इनको आपको ग्रुप नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन आया है आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, जो इनऑर्गेनिक सिस्टमेटिक साल्ट एनालिसिस होता है वहां से। तो आपको वो चैप्टर वो चैप्टर आना चाहिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो आपको बता दूं मैं, ग्रुप जीरो में जो होता है, ग्रुप जीरो में होता है अमोनियम आयन।
और ग्रुप फर्स्ट में होता है आपका लेड 2+, एंड सेकंड में होता ग्रुप सेकंड में होता है आपका लेड +2, अगेन कॉपर 2+, एंड आर्सेनिक 3+, ठीक। और ग्रुप थर्ड में जो शामिल होते हैं वो होते हैं आपके एल्युमिनियम 3+ एंड आयरन 3+। ग्रुप फोर्थ में आते हैं आपके आयरन सॉरी कोबाल्ट 2+ आयन, निकल 2+, मैग्नीज 2+ एंड जिंक 2+। ये 4 एलिमेंट आते हैं ग्रुप 4 में। और ग्रुप फिफ्थ में आते हैं आपके बेरियम 2+, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम 2+। ये तीनों एस ब्लॉक के कैटायन हैं। उसके बाद ग्रुप सिक्स आता है। 6 में आपका एक आता है कैटायन मैग्नीशियम 2+। तो आप ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए अगर इस तरह के क्वेश्चन को अटेंड करना है तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ई ऑप्शन में है, तो मैग्नीशियम हो गया 6। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाईएस्ट ऑर्डर हो जाएगा ये, तो ई। सबसे लास्ट में ई किस ऑप्शन में है? एक ई इसमें है, एक ई इसमें है, ठीक। तो ई सबसे ज्यादा हो गया ऑर्डर इसका, ग्रुप नंबर इसका सबसे ज्यादा है, 6 में आता है ई ऑप्शन, ठीक। उसके बाद इनको अरेंज किया जाए तो बेरियम आ जाएगा आपका ग्रुप 5 में, बेरियम आ जाएगा ग्रुप फिफ्थ में, बेरियम कोबाल्ट 2+ हो जाएगा आपका ग्रुप 4 में, एंड मैग्नीशियम 6 में हो गया। बचे कॉपर और एल्युमिनियम 3+। एल्युमिनियम 3+ थर्ड का है एंड कॉपर 2+ है आपका सेकंड में, ठीक। तो कॉपर 2+ सेकंड मतलब सबसे पहले सबसे छोटा जो ग्रुप होगा वो कॉपर 2+ का होगा, ठीक। बी उस उससे बढ़ उसके बाद आएगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में थर्ड वाला एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मतलब बी ए किस में है? केवल फर्स्ट ऑप्शन में है बी ए पूरा सॉल्व करना चाहे तो बी, सेकंड ये है, ये थर्ड है, फोर्थ डी हो गया, एंड फिफ्थ फिफ्थ ग्रुप में वेरियम है तो सी, उसके बाद आएगा आपका एमिशन। तो यही ऑर्डर जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन था केवल इस वजह से क्योंकि मैक्सिमम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को पढ़ के ही नहीं जाते हैं, ना ही स्कूलों में प्रैक्टिकल मैक्सिमम स्कूलों में पढ़ाए ही नहीं जा रहे हैं आजकल। नाउ एट्थ क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। ये है 3ROH एल्कोहल, PCl3 3RCl+A। तो किसी भी अल्कोहल की जब हम रिएक्शन करवाते हैं PCl3 के साथ, तो इसमें RCl बनता है प्लस H3PO3 बनता है। अगर PCl5 लेते हैं तो RCl बनेगा, HCl बनेगा प्लस POCl3 बनेगा। तो फर्स्ट ये हो जाएगा आपका H3PO3 केवल इसी ऑप्शन में है। और बी हो जाएगा आपका POCl3, ठीक। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फोर्थ, H3PO3 POCl3। ए हो जाएगा H3PO3, ए हो गया H3PO3 एंड बी हो गया POCl3, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ द लेंथेनॉइड आयंस विच आर डायामैग्नेटिक इज। आपको
कैटायंस दिए गए हैं और बताना है कि कौन डायामैग्नेटिक है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका पता होना चाहिए। लेंथेनॉइड एलिमेंट के कैटायन हैं। सीरियम फर्स्ट लेंथेनॉइड है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका ये 4f1 5d1 6s2। जब इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो सीरियम प्लस 4 क्या हो जाएगा, इनमें जीरो हो जाएगा, और 4f हो गया जीरो, ये भी जीरो हो ही जाएंगे। नेक्स्ट D0 S0। अगर यटरबियम ले लेंगे 2+, तो यटरबियम 2+ होता है आपका 70 नंबर का जो लेंथेनॉइड होता है, एटॉमिक नंबर 70, एटॉमिक नंबर Zc 70। ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f14 5d0 6s2। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो 6s2 तो हो गया गायब, 5d0 ऑलरेडी जीरो है, तो इसके हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, 4f14। 4f14 मतलब एक एफ सब सेल जो होती है उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे पूरा 4f14 के लिए। F14 मतलब नो, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है। इसके 4f0 भी, सीरियम+4 में भी जीरो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होगा वही तो अपना डायामैग्नेटिज्म शो करेगा। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्पीसीज में तो वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगी। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन। तो डायामैग्नेटिक हमको पूछा, मतलब इन अदर वर्ड्स आपको पूछा गया है कि किसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यही एक ऑप्शन है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक नहीं है। ठीक। आते हैं दस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द मोर साल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर साल्ट को, फेरस अमोनियम सल्फेट को ही मोर साल्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ आयरन 2+ आयन। तो दोस्तों होता क्या है कि आयरन 2+ आयरन 3+ में कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी, तो इसके मोर साल्ट प्रिपरेशन कर, ये प्रैक्टिकल का सवाल है एक्चुअली। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है यूनिट 20, उसमें ये मोर साल्ट की प्रिपरेशन आपको सिलेबस में है। तो आयरन 2+ को आयरन 3+ में हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए आपको क्या ऐड करते हैं सॉल्यूशन में। तो इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 का यूज करते हैं, वो आपके मोर साल्ट की प्रिपरेशन में हाइड्रोलिसिस ऑफ आयरन 2+ को प्रिवेंट करता है। ठीक। तो डाइल्यूट H2SO4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर मतलब आपको दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। दोस्तों ओजोन जो मॉलिक्यूल होता है ये वाला, इसकी एक स्ट्रक्चर ये होती है रेजोनेंस, दूसरी होती है कुछ इस तरह की, ये। तो दो ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके लिए पॉसिबल होती हैं। और तीसरा जो होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, इन दोनों का हाइब्रिड। ठीक। तो BF3, तो ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ओके। BF3 का स्ट्रक्चर होता है आपका स्क्वायर प्लेनर टाइप का, वो ट्राइगोनल प्लेनर, एक इस तरह से। ये तीनों फ्लोरीन आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये बॉन्ड BF बॉन्ड, ये 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि BF3 है तो एक फ्लोरीन ऐसे है, तो फ्लोरीन की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। और दूसरे जो दो फ्लोरीन है
उनका भी इस तरह से होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के बराबर ही होगा। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका ए है, तो इसका रिजल्ट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड भी ए होगा। और इसका ऑलरेडी ए है, तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो उसका जो रिजल्टेंट आपका डाइपोल मोमेंट होगा BF3 मॉलिक्यूल का, वो जीरो हो जाएगा। ये एक्चुअली फिजिक्स में वेक्टर पढ़ाया जाता है, तो आप देख सकते हैं इसको एक बार। तो ये यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अमोनिया। तो दोस्तों होता क्या है, NF3 ले लिया एक मॉलिक्यूल आपने, NF3, ये लॉन पेयर है, ये NF3 है, और दूसरा है NH3। ठीक, ये हो गए आपके स्ट्रक्चर इनकी। तो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट के लिए, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर फ्लोरीन की ज्यादा है, तो इस बॉन्ड का जो वेक्टर होगा डाइपोल मोमेंट का, वो इधर होगा, इसका इधर होगा। डायरेक्शन इस तरह से होंगी। और लोन पेयर जब होता है, तो एटम से लोन पेयर की तरफ वेक्टर होता है लोन पेयर का। ठीक, तो लोन पेयर वाला जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है, डायरेक्शन है वो फ्लोरीन के अपोजिट है। ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट को कम कर देगी। जबकि इन अमोनिया के केस में लोन पेयर का वेक्टर नाइट्रोजन से दूर जाएगा लोन पेयर की तरफ। और NH बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो नाइट्रोजन की तरफ जाएगी इसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की। तो लोन पेयर वाला जो डायरेक्शन है और NH बॉन्ड वाला डायरेक्शन है, वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए NF3 से ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है NH3 का। जबकि स्टेटमेंट में दिया गया है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NH3, जबकि ऐसा नहीं होता है, NH3 का ज्यादा होता है। तो ये भी गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो ही जाएगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं, थ्री कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही ऑप्शन सही होगा। जैसे क्योंकि जब आप कार्बोनेट आयन ड्रॉ करते हैं, सी इस तरह से होता है। दूसरा जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसका बनेगा, वो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन पे माइनस, अब इधर वाले ऑक्सीजन पे माइनस। और तीसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें इधर वाला डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक CO बॉन्ड, और ये दोनों माइनस। तो इस तरह से तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसके लिए बनती हैं। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 दिया गया है, स्टेटमेंट 2 दिया गया है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन दिखते थोड़े टफ हैं, तो इसको आप डरना मत इससे, इसको शांति से पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलोज द ऑर्डर, ये आपको ऑर्डर दिया गया है ग्रुप 16 के हाइड्राइड का। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग होता है इस ऑर्डर में, ये दिया गया है आपको। तो जनरली होता क्या है ग्रुप में, जब हाइड्राइड में ऑक्सीजन H2S, H2, He2, Te, तो जनरली होता है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक, साइज बढ़ने की वजह से। क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल बड़े होते जाएंगे, तो उनके बीच में इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। जो वंडरवॉल फोर्स वगैरह है, जो बॉइलिंग पॉइंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बढ़ेगा इंटरेक्शन, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली बढ़ता है इस तरह से नीचे जाने पे।
लेकिन होता क्या है कि वाटर में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के केस में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर में इसका मॉलिक्यूल ग्रुप में सबसे ज्यादा हो जाता है, वाटर वाटर का, इस तरह से। ठीक। तो इस जनरली ऑर्डर ये नीचे जाने पे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से सबसे ज्यादा हो जाता है। बाकी इसका इससे ज्यादा होगा, ठीक है, ये इसका भी इससे ज्यादा होगा, लेकिन वाटर का सबसे ज्यादा होगा। तो वाटर का सबसे ज्यादा है, और ये ऑर्डर एक जनरल ऑर्डर है, जैसा कि आप साइज फैक्टर से ग्रुप में नीचे जाने पे बढ़ता है, उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते थे इसको। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात थी यहाँ पे बस। एक्स स्टेटमेंट सेकंड पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 16, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो वही बात बोल रहा है, बॉन्डिंग इन H2O इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू वाला ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, अगेन उसी टाइप का। लिस्ट वन में आपको क्वांटम नंबर दिया गया है, लिस्ट सेकंड में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि किस क्वांटम नंबर से क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। ठीक। दोस्तों, क्वांटम नंबर जो एन होती है, वो किसी ऑर्बिटल का साइज के बारे में बताती है। जैसे कि 1s ऑर्बिटल है, इसके लिए n इज इक्वल टू 1 है। अगर 2s ऑर्बिटल है, n इज इक्वल टू 2 है। तो n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो 2s ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ेगा। तो n बताता है आपका साइज वाला फैक्टर। ठीक। तो ऑर्बिटल का साइज n बता देगा। l से आपको पता चलेगा कि शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होने वाली है, क्योंकि जब l की वैल्यू 0 होती है तो s ऑर्बिटल होता है, जो कि स्फेरिकल टाइप का होता है, कुछ इस तरह से। ठीक। अब p ऑर्बिटल आपका इस तरह से होता है, कुछ बाई लॉब्ड से, डम्बल टाइप का, इस तरह से। उसके लिए l इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक। तो इस तरह से शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा आपका l। और ml जो बताएगा, जैसे ऑर्बिटल होते हैं उसका जो स्पेस में ओरिएंटेशन किस तरह का, जैसे कि p ऑर्बिटल के लिए 3 ml होती हैं, l इज इक्वल टू 0, +1 एंड -1। तो ये पी एक्स हो गया, ये पी जेड हो गया, ये पी वाई हो गया, इस तरह से। तो जो एम एल का वैल्यू है, वो आपका इस स्पेस ओरिएंटेशन को बताता है, और ऑर्बिटल का जो स्पेस में होता है। जैसे कि अगर एम एल 0 है तो पता है कि स्टैंडर्ड की जेड एक्सिस के अलोंग होगा वो पी जेड ऑर्बिटल, तो आप इस तरह से बना दोगे जेड एक्सिस के अलोंग उसको, अगर ये जेड एक्सिस है तो। ठीक। तो ये हो गया एम एल, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। अब फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर है, तो फोर्थ ऑप्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में एमएस बताता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। एन साइज डी, डी का सेकंड लगाइए आप, एन का साइज से मैच करवाइए। डी सेकंड, डी सेकंड किधर है, ये रहा, डी सेकंड हो गया भाई। क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, क्योंकि बाकी डी में सेकंड किसी में है नहीं। फिर भी एक बार देख लेते हैं। L1 मतलब सी का 1 हो जाएगा, C1, C1 है। एंड ए थर्ड, ए थर्ड इसमें है, B4 है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सवाल आपका पीरियोडिक टेबल से आया, आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला। देखते हैं इसको भी। दोस्तों, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये ग्रुप्स जो आपका सेकंड रो होती है पीरियोडिक टेबल में, उसके एलिमेंट है।
आपको पता है कि लिथियम 2s1 होता है, बेरिलियम होता है 2s2 इसमें। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं। बोरॉन में 2s2, 2p1। कार्बन में हो गया 2s2, 2p2। और नाइट्रोजन में 2s2, 2p3। तो दोस्तों ग्रुप में जनरली जब हम एक रो में लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो बढ़ जाता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पे तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होता जाता है। इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती जाती है ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो जनरल ऑर्डर तो ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है जब फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन होता है निकलता है, तो आयनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो होता क्या है, ज्यादा एनर्जी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा अगर एनर्जी देंगे हम, तो वही तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए कि वही आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक। तो बेरिलियम क्या है कि इसमें 2s2 फुल फील्ड है। तो होता क्या है जब इस तरह का केस बनता है तो उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है जो उसके नेक्स्ट वाले की ज्यादा होनी चाहिए थी जनरली, लेकिन उससे पीछे वाले की ज्यादा हो जाती है। जैसे कि इस केस में बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें फुल फिल्ड 2s2 ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा हो जाएगी। तो ऑर्डर आपका हो जाएगा थोड़ा मॉडिफाइड, लाइक दिस: लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। इस तरह से तो कौन सा है? लिथियम सबसे कम है, ये चारों में ही है। तो एक ही है जिसमें बोरोन का लिथियम के बाद ऑर्डर आता है, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। ई नॉट वैल्यू फॉर Mn3+2 Mn2+। Mn2+ में जा रहा है Mn3 से। ठीक। कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Chromium 3+। अगर इस तरह से आपको नोटेशन दिया गया तो इसका मतलब होता है Chromium 3 Chromium 2 में बदल रहा है। देखिए इस तरह से, अगर जैसे ये नोटेशन है तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब ये है कि Iron 3+ इज कन्वर्टिंग इनटू Iron 2+। ठीक। तो ई नोट मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है आपका ई नोट, इस रिएक्शन के लिए ये बोल रहा है ज्यादा क्यों है इन दोनों के कंपैरिजन में, इसके और इसके। तो पूछा है ड्यू टू चेंज ऑफ। तो Mn3+ Mn2+ में किस तरह से चेंज हो रहा है? D5 से D4 में हो रहा है, D5 से D2 में हो रहा है, तो किस तरह से चेंज हो रहा है? तो यहाँ Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D4। यहाँ है आपका D5। तो D4 से D5 में जा रहा है, मतलब हाफ फील्ड की तरफ जा रहा है स्टेबिलिटी। इसी की वजह से Mn3+ से जब Mn2+ में जाता है, कन्वर्ट होता है रिएक्शन, तो हाफ फील्ड D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है Mn2+ का। इसी वजह से इन दोनों रिएक्शन के कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। तो D4 टू D5 वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाइडल में। ठीक। तो ये D6 जो कॉन्फ़िगरेशन है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए डी में। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर जाएंगे, पेयर्ड स्टेट में रहेंगे T2G में ही। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G6 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। ठीक। और वीक फील्ड जब लिगेंड होगा, जैसे कि यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा, 1 2 3, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन फिर Eg में जाएंगे, पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। और छठा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, N = 4 हो गया।
तो यहाँ n इज इक्वल टू 0 है, यहाँ n इज इक्वल टू 4 है। तो ये तो हो गया आपका डायामैग्नेटिक, मतलब अमोनिया के केस में ये डायामैग्नेटिज्म शो करता है। क्लोरीन के केस में ये कोबाल्ट 3+ इन ऑक्टाइडल फॉर्म, इट इज पैरामैग्नेटिक। तो ये डायामैग्नेटिक हो गया या पैरामैग्नेटिक होगा, तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर डिफर हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि CONH3 6 इज डायामैग्नेटिक वेयर एज कोबाल्ट 6 इज पैरामैग्नेटिक, ये भी सही हो गया। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ ट्रू हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमोंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पूछी गई है, तो आप देख सकते हैं कि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है। ठीक, तो टर्सरी है तो 3 डिग्री ही मोस्ट स्टेबल होता है पहले तो। और दूसरी बात यह है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन की बेसिस पर देखा जाए स्टेबिलिटी, तो इसके पास 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास आपके एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएंगे, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास केवल एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक, इसके पास 3 ये, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक, तो दोनों तरह से यहाँ पे स्टेबिलिटी सीखी जाती है। 1 डिग्री से 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जाते हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी। ठीक, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ये रिएक्टेंट दिया गया है और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। पहले तो ये रिड्यूस होगा, उसके बाद एल्डिहाइड में कैसे हो रहा है देखिए, कौन सा रिएजेंट ये प्रोसेस कर सकता है। तो जब हम वाटर की अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है एल्कीन की, तो कार्बोकैटायन रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है एल्कीन का। मान लीजिए आर ग्रुप है और ये है C डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन होगा वाटर के साथ, ठीक, ये वाटर है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कुछ इस तरह से वाटर को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, वाटर को इलेक्ट्रॉन देता है, तो कार्बोकैटायन वहाँ स्टेबल वहाँ बनता है जहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH2, और एक जो यहाँ से आया है ये वाला, और यहाँ हो गया कार्बोकैटायन। ठीक, तो यहाँ पे फिर वाटर अटैक करेगा तो वाटर यहाँ OH लगा देगा। ठीक, अगर OH यहाँ आया है तो जब CrO3 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहीं पे कीटोन ग्रुप में चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ हमको प्राइमरी चाहिए, एल्डिहाइड बनाना है हमको, वो भी कंट्रोल्ड। कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर CHO को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है COOH में। नाउ दिस रिएक्शन इज BH3H2O2 वाला है ये। ठीक, तो इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें जो प्राइमरी 1 डिग्री साइड है, इसमें एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक, मतलब OH लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड लगेगा यहाँ पे। तो जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आप कराएंगे तो रिएक्शन कुछ होगा इस तरह से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन BH3 एंड उसके बाद H2O2 का रिएक्शन। ठीक, तो प्रोडक्ट में बनेगा आपका, मान लीजिए मैं इसको R मान ले रहा हूँ। ठीक, तो RCH2CH2CH2OH, इस तरह से रिएक्शन जाएगी। और फर्दर जब हम PCC से रिएक्शन कराएंगे तो ये CH2OH ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, PCC ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच
ऑक्सीडाइज एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, बट these aldehyde group further does not oxidize into carboxylic acid group। अगर इसकी जगह हम थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते पीसीसी, पीसीसी की जगह पे ऐसे KMnO4 ले लेते तो वो CHO ग्रुप से COOH में कन्वर्ट कर देता। तो ये वाला जो स्टेप है, ये वाला रिएजेंट का कॉम्बिनेशन है, ये इस रिएक्शन को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट। तो इसमें थर्ड ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, BH3H2O2OH में, ये भी इसी के जैसा है ऑप्शन यहाँ तक तो, लेकिन यहाँ पे आगे KMnO4 यूज कर लिया है तो वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा इस CHO ग्रुप को। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। और यहाँ पे वाटर ले एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया है, फिर BCC यूज किया गया है। लेकिन जब वाटर यूज कर लेंगे तो यहाँ पे OH जुड़ेगा, ये अगर यहाँ OH जुड़ेगा तो यहीं पे CO ग्रुप बनेगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, NCERT का क्वेश्चन है एकदम। नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। इंट्रामोलिकुलर आपको पूछा गया है, ना कि इंटरमोलिकुलर। आप पढ़ने में सतर्कता बरतिएगा एग्जाम के टाइम पे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो दिमाग को एकदम फोकस्ड क्वेश्चन पेपर पर। तो इंट्रामोलिकुलर यहाँ पूछा, इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है। तो देखिए, ये वाला ऑर्थो पोजीशन पे है, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। तो ये ऑप्शन तो भाई करेक्ट हो जाएगा। इसमें पैरा पोजीशन पे है NH2 और NO2 और OH, तो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हालांकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इंटरमोलिक्यूलर। इस केस में मेटा पे है, तो इसमें भी दूरी हो जाएगी ज्यादा, तो इस वजह से इसमें भी केवल इंटरमोलिक्यूलर ही पॉसिबल हो पाएगी। और HF के केस में भी इंटरमोलिक्यूलर ही, क्योंकि इंट्रा में दो ही एटम है, उसमें कैसे पॉसिबल है, इन दोनों में ऑलरेडी बॉन्ड कोवलेंट बना हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद द ल्यूकास्ट रिएजेंट। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक्चुअली ये ल्यूकास है, ल्यूकास, LUCAS। ठीक, तो ये रिएजेंट होता क्या है, ल्यूकास रिएजेंट, ये 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल को टेस्टिंग में यूज होता है कि कोई एल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी होती है वो 3 डिग्री एल्कोहल के लिए सबसे ज्यादा होती है। तो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो 3 डिग्री एल्कोहल विल फास्टेस्ट रिएक्ट फास्टेस्ट विद ल्यूकास रिएजेंट। ओके, तो यहाँ पर ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री एल्को 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। ठीक, उसके बाद ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया और ये 2 डिग्री। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 डिग्री ही सबसे ज्यादा फास्ट करेगा। ठीक, इंस्टेंटेनियसली मतलब तुरंत, रिएक्शन में डालते ही रिएजेंट को, दोनों को रिएक्शन स्टार्ट। ठीक, 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। On heating some solid substance change from solid to vapor state without passing through the liquid state, the technique used for the purification of such solid substance based on the above principle is known as। तो दोस्तों आपको बताया गया सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में जा रहा है, तो ये प्रोसेस होती है सब्लिमेशन वाली। सब्लिमेशन में ही मॉलिक जो फेज होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सब्लिमेशन। ठीक, तो सब्लिमेशन यहाँ पे ये हो गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट
आजकल इस तरह के क्वेश्चन कुछ ज्यादा आ रहे हैं। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। दोस्तों जो एनिलीन होती है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, बेंजीन रिंग होती है, इसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है। और जब हम फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करते हैं तो उसमें AlCl3 लुईस एसिड लेते हैं, ठीक है। और इसके पास होता है लोन पेयर। ये इसके फ्री 3D ऑर्बिटल जो खाली होता है उसमें इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये वाला लोन पेयर जब इसके इसमें बिजी हो गया तो ये इलेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाता है। इस वजह से एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। एनिलीन डज नॉट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रिल सिंथेसिस। गैब्रिल थैलीमैड जो सिंथेसिस वाली रिएक्शन होती है उसमें इससे एनिलीन हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें एक स्टेप ऐसा आता है ये, जैसे कि आपने लिया ये थैलीमाइड, ठीक। इसका बेस से रिएक्शन कराते हैं तो ये H हटता है, यहाँ पे कुछ आ जाता है, ठीक। N+K+ इस तरह का साल्ट कुछ बनता है उसमें। अब उसकी आगे के स्टेप में एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराती करवाई जाती है, जिससे कि ये इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो होता क्या होगा, होता क्या है, एनिलीन अगर हमको बनाना है प्राइमरी अमीन तो हमको रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, ये RH की जगह पे ये इसकी जगह कोई हेलोजन ग्रुप ले लो, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास बेंजीन रिंग है। तो ये रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है इसमें। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना इतना आसान है नहीं। तो ये वाला स्टेप जब होगा नहीं तो गैब्रियल सिंथेसिस से हम अमीन कैसे बनाएंगे, एनिलीन। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, वो तो स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a compound with a molecular formula of C6H14 has two tertiary carbons. Its IUPAC name is, okay. A compound with a molecular formula of C6H14 has two tertiary carbons. Its IUPAC name is, ठीक। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें दो टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं जिसकी स्ट्रक्चर में। तो दोस्तों नॉर्मल एक्जेन का आप जब बना के देखिए, ये नॉर्मल एक्जेन हो गया, ठीक। एन एक्जेन का स्ट्रक्चर कुछ तो सारे इसमें कोई भी टर्सरी ग्रुप नहीं है। 2 मिथाइल पेंटेन बना के देख लीजिए आप, ये लीजिए 2 मिथाइल पेंटेन, इसमें टर्सरी कार्बन केवल एक है, ये वाला, ठीक। अब 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बना के देख लीजिए, ये ब्यूटेन हो गया। टू 2 पोजीशन और 3 पोजीशन में मिथाइल लगा दिए तो ये भी 3 डिग्री हो गया, ये भी 3 डिग्री हो गया। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन बना लो पहले इस तरह से। 2 2 मतलब दूसरी पोजीशन पे दोनों मिथाइल हैं, तो ये क्वाटरनरी कार्बन है लेकिन टर्सरी नहीं है। तो यही ऑप्शन एक सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैलिंग सॉल्यूशन ए इज। तो दोस्तों फैलिंग जो सॉल्यूशन होता है दो होते हैं, फैलिंग ए एंड बी। ए होता है आपका कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट जो होता है वो फैलिंग ये होता है। और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो होता है, टार्टरेट, वो फैलिंग भी होता है। जब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो फैलिंग सॉल्यूशन बनता है। वो फ्रेशली दोनों को मिला के हम रिएक्ट जब यूज करना होता है तो दोनों को मिला के यूज कर लेते हैं, ठीक। तो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड दैट विल गो SN1 रिएक्शन विद फास्टेस्ट रेट। SN1 रिएक्शन पूछा है। SN1 रिएक्शन में बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकैटायन इस हेलोजन को हटा के देख लो, वहाँ कार्बोकैटायन लगा के देख लो,
जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वही रिएक्शन SN1 सबसे ज्यादा जाएगी, फास्टेस्ट जाएगी। ठीक, तो देखिए ये है आपका, अगर यहाँ कार्बोकैटायन लगाए हैं ब्रोमीन हटाने के बाद, तो ये कार्बोकैटायन बना। ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहाँ अगर कार्बोकैटायन बनता है इस वाले कार्बन पे, तो ये 2 डिग्री बनेगा। और ये बेंजीन रिंग पे कार्बोकैटायन यहाँ पे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड वाले पे कार्बोकैटायन है। और ये है आपका बेंजाइलिक पोजीशन। तो जो कार्बोकैटायन इससे बनता है इस तरह से, तो ये रिंग वाले जो रिंग, ये कार्बोकैटायन जो है, ये रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन है उनके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है कुछ इस तरह से। ठीक, तो इस रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरह से। ये कार्बोकैटायन, ये दोनों इस तरह से। इसी तरह से आगे फर्दर कॉन्जुगेशन होगा। तो बेंजाइलिक, आप याद रखिएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बेंजाइलिक हो। थ्री, ये बेंजाइलिक पोजीशन है एक्चुअली। 3 डिग्री बेंजाइलिक और एलाइलिक जो कार्बो, एलाइलिक जो होते हैं, इन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी है कार्बोकैटायंस में, तो यही सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन देगा SN1 में। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये आपको एल्किल आयोडाइड दिया है, NaCN का रिएक्शन करवाया है, फिर OH से बेसिक हाइड्रोलिसिस पार्शियली करवाया गया है, उसके बाद NaOH Br2 से रिएक्शन करवाया गया है। तो क्या होता है रिएक्शन, इस तरह से हम देखते हैं इसको। तो दोस्तों NaCN की जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बनता है, इसको मैं R ग्रुप नाम दे दे रहा हूँ इस समय, RCH2Cl इस तरह से। ठीक, जब इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे OH की प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे बनता है अमाइड आपका। ठीक, RCH2, इस CN, ये CN चेंज हो जाएगा CONH2 में। ठीक, अब ये जब NaOH ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होती है, NaOH Br2, ये होती है हाफमोन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि आपका प्राइमरी अमीन बनता है RCH2NH2। ठीक, तो इस तरह से। तो R हमने इथाइल ग्रुप को माना था, CH3CH2, अब ये वाला ग्रुप आ जाएगा CH2NH2। तो ये हो जाएगा प्रोपाइल अमीन। तो प्रोपाइल अमीन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर द गिवन रिएक्शन P, P इज मेजर प्रोडक्ट आपको पूछा गया है। तो ये आपकी एल्कीन है KMnO4 एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम में KMnO4 के माध्यम से ऑक्सीडेशन करवाया गया है इस C डबल बॉन्ड C का। तो जब इस एसिडिक मीडियम में KMnO4 से एल्कीन का आप ऑक्सीडेशन करवाएं, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, और टूट के ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ये पहले CHO बनता है, इधर भी ये CHO बनेगा, तो दो लगा दे रहा हूँ मैं इसमें यहाँ। अब ये CHO फर्दर ऑक्सीडाइज होकर COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। ठीक, CH3OH PBr3A, एल्कोहलिक KOH दिया है, फिर B मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों PBr3 की रिएक्शन जब अल्कोहल से करवाएंगे तो अल्कोहल की जगह पे आ जाएगा ब्रोमीन। तो ये तो हो गया आपका ये सही है, ये भी सही है ये में। ठीक, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा सही होगा?
तब ये डिसाइड करेगा बी वाला प्रोडक्ट। ठीक। तो जब एल्कोहलिक के OH आप लेंगे इस रिएक्शन में, ये ब्रोमीन बन चुका है, इस तरह ये वाला रिएक्टेंट बन गया ए है ये मेजर प्रोडक्ट। तो ये करता है आपका -HX। जैसे यहाँ ब्रोमीन है तो -HBr करेगा। ठीक। HBr एस्केप करेगा इस रिएक्टेंट्स में, और बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड उस जगह। तो इसमें क्या होगा, एल्कीन वो बनती है फर्दर। HX निकलेगा तो एल्कीन बनेगी, एल्कीन वहां बनेगी जो स्टेबल होगी। ठीक। तो दोस्तों इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से ये ब्रोमीन HX दोनों निकलेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक। तो ये वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो ये अगर इधर से ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन या तो यहाँ से निकलना था या यहाँ से। ठीक है। तो ये वाला पॉसिबल है नहीं, तो यही है। ठीक। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ given below are two statements. Boiling point of three isomeric pentanes follows the order. बॉइलिंग पॉइंट आपको पूछा गया है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ये ऑर्डर है आपका, ये दिया गया है इसमें। और सेकंड स्टेटमेंट इज व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीज द मॉलिक्यूल अटेन ए शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर due to which the intermolecular forces between the spherical molecule are weak, thereby lowering the boiling point। ये सही है। कैसे है बताते हैं आपको। दोस्तों जब नॉर्मल पेंटेन होता है कुछ इस तरह से होता है वो, तो एक चेन होती है। आइसोपेंटेन में क्या होगा, ब्रांचिंग हो जाएगी इस तरह से। और नियोपेंटेन जब बनेगा तो आपका इस तरह से बन जाएगा। ये चार हो गए, तो ये कैसे, एक दो तीन। ठीक। ये है आपका एनपेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। जब ब्रांचिंग बढ़ती है, जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल क्या है कि स्फेरिकल शेप लेने लगता है लीनियर से। ठीक। तो जब स्फेरिकल होगा तो आप जानते हैं कि जब स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया सारी शेप्स में सबसे कम होता है। ठीक। तो स्फेरिकल जब होगा तो सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का कम हो जाएगा। कम होने की वजह से उन दो मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्स कम लगेंगे, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो यही है कि जब एन पेंटेन में सबसे कम ब्रांचिंग है, नियो पेंटेन में सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। नॉर्मल पेंटेन का सबसे ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, यहाँ पे ट्रू हो गया। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया सेकंड में, ये भी सही है, तो ये भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, तो बोथ ट्रू वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। आपसे केपी केसी का पूछा गया है कि किसके लिए बराबर नहीं है। दोस्तों केपी और केसी के बीच में रिलेशन ये होता है, केपी इज इक्वल टू के सी आर आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा डेल्टा एन जी। ठीक। गैसियस जो होते हैं रिएक्शन में, केवल वो वाले स्पीसीज।
ठीक। तो जब डेल्टा एन जी की वैल्यू, जो कि नम गैसियस रिएक्टेंट और होते हैं, प्रोडक्ट नंबर ऑफ गैसियस स्पीसीज इन द प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड, डेल्टा एन जी ये हो जाएगा। ठीक। गैसियस स्पीसीज में आपको कंसीडर करनी है यहाँ पे दो देखिए दोस्तों, 2 BrCl दिया गया है यहाँ पे। 2 BrCl, इधर Br2, इधर Cl2। यहाँ एक मॉलिक्यूल Br का है, एक Cl का है। इधर 2 मॉलिक्यूल है गैसीय, तो इधर भी 2 गैस के मॉलिक्यूल हो गए, रिएक्टेंट साइड भी 2 हो गए। तो डेल्टा एन जी यहाँ 0 हो गया। डेल्टा एन जी 0 हो गया तो आर टी किसी की पावर अगर 0 होती है किसी के ऊपर, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो केपी और केसी इस केस में बराबर हो जाएंगे। केपी केसी बराबर होने के लिए डेल्टा एन जी 0 होना चाहिए। तो इसमें भी 0 है, तो इसके लिए केपी केसी है, केपी बराबर केसी। और इसके केस में भी इधर एक मॉलिक्यूल ये गैस का, ये 2 मॉलिक्यूल, इधर भी 2। तो 2 2 बराबर होगा, डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा। तो इसके लिए भी केपी केसी बराबर होगा, इसके लिए भी हो जाएगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इधर प्रोडक्ट साइड गैस मॉलिक्यूल है और इधर भी। तो डेल्टा एन जी इसके लिए भी, तो ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट। इसके लिए केपी केसी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इधर एक ही है PCl5 मॉलिक्यूल गैस का और इधर 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा एन जी 1 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन 1 विच करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज। दोस्तों, जब लिक्विड इवेपोरेट करेगा वेपर में, तो लिक्विड से जब वेपर में जाएगा तो इट इज क्लियर कि मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, क्योंकि लिक्विड में तो पास पास होते हैं बहुत ज्यादा है, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो इसमें तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। और टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर टू 130 से, जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर आप कम करेंगे, तो उसमें जब टेम्परेचर कम करते हैं आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो उसमें जो शॉर्ट की एरर, फ्रेंकल डिफेक्ट, इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं। लोअर टेम्परेचर पे जाने पे ऑर्डरनेस बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस कम होती है। ठीक, तो एंट्रोपी भी कम होगी, तो इस केस में एंट्रोपी कम होगी। ठीक। इसमें 2 सॉलिड मॉलिक्यूल NaSCO3 के मिलके एक मॉलिक्यूल ये, और दो गैसियस मॉलिक्यूल वाटर एंड CO2 बना रहे हैं, मतलब 3 स्पीसीज बन रही हैं 2 से। तो मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी इसमें। एक तो सॉलिड से गैस बन रहा है, ऊपर से 2 मॉलिक्यूल गैस का बन रहा है और एक सॉलिड का बन रहा है। ठीक, तो 2 से 3 बन रहा है, उसमें भी गैसियस बन रहे हैं, तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी भाई। तो ये बढ़ गया। और एक Cl2 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, 2 Cl गैस के गैसियस मॉलिक्यूल बना रहा, तो इसमें भी एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक। तो इसमें पूछा है क्या है कि एंट्रोपी इंक्रीज पूछा है किस किस में होती है, तो A C D, A C D, थर्ड ऑप्शन, इन्हीं में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ, पहला ऑप्शन रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन्स, तीसरा ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कॉलिजन्स, एंड फोर्थ इज रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, जब 2 टेम्परेचर आपको दिए गए हैं, उन पर रेट दिया गया है, तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप ये यूज करते हैं, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/R
1/T1 -1/T2। ये वाला जो फॉर्मूला यूज करते हैं आप, इसी से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी निकलती है ना। K2 पे आपको रेट कांस्टेंट दिया जाएगा, K1 पे दिया जाएगा, या रेट कितना गुना होगा इस तरह से बताया जाता है। तो उसी केस में आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक। तो रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर हमको अगर पता है तो आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक। इसमें एक्चुअली फॉर्मूले में थोड़ा करेक्ट 2.303 भी है, क्योंकि हम लॉग लिए हैं, एल एन लेते तो यहाँ 2.303 नहीं आता। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आरएनएस इक्वेशन वाला ही क्वेश्चन आ गया है, केमिकल काइनेटिक्स से है सवाल। विच प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेज 1/T इज कंसिस्टेंट विद द आरएनएस इक्वेशन। तो दोस्तों आपको पता है कि आरएनएस इक्वेशन होती है आपकी ये, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक। जब इसको आप एल एन की टर्म में कन्वर्ट करोगे तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा। अब ये हो गई, अगर हम इसको कंपेयर करें लीनियर प्लॉट से इक्वेशन से, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है। तो यहाँ बाई हो गया एल एन के, इसको हम सी मान लेंगे, और माइनस ई ए बाई आर, ये और 1/T को आप एक्स मान लें। ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ये माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर, क्या हो जाएगा एम। ठीक। तो आप इस तरह से बाई को लिख लिया आपने एल एन के, एम हो जाएगा आपका माइनस ये अपॉन आर, और एक्स हो गया 1/T प्लस सी, ये एल एन ए हो गया। ठीक। तो जब इसका प्लॉट खींचोगे आप, लीनियर प्लॉट आएगा, स्लोप माइनस है तो नेगेटिव आएगा इस तरह से। यहाँ बाई एक्सिस पे आप लगा लीजिए एल एन के, एक्स एक्सिस 1/T, और इस तरह का जो प्लॉट होगा उसका जो स्लोप नेगेटिव है ये ई अपॉन आर के बराबर। ठीक। माइनस ई अपॉन आर स्लोप हो गया, और ये जो इंटरसेप्ट होगा ये होगा आपका एल एन ए सी जो है। ठीक। तो इस तरह का प्लॉट केवल एक है फोर्थ ऑप्शन में, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच वैल्यू ऑफ थ्री गैसेस इन वाटर आर। हेनरी कांस्टेंट आपको दिए गए हैं तीन गैस, थ्री गैसेस के लिए, 145 है एक का, दूसरे का 2 × 10⁻⁵, तीसरे का 35 किलो बार है। ठीक। ये हेनरी कांस्टेंट दिए गए हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैसेस पूछी गई है कि किसकी ज्यादा होगी। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। ठीक। तो जिसका हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो इसका 145 हेनरी कांस्टेंट है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी ए की। सबसे ज्यादा हेनरी कांस्टेंट है ए के लिए, तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी इसी की। तो ए की सबसे कम सॉल्युबिलिटी है भाई, किसमें है ए सबसे कम, इसमें सी सबसे कम दिखा रहा है, इसमें बी सबसे कम, इसमें सी सबसे कम, इसमें ए सबसे कम। ठीक। तो यही ऑप्शन इसमें सबसे सही है, ए सबसे कम है मतलब ये, बी सबसे ज्यादा है क्योंकि हेनरी कांस्टेंट सबसे कम सी का है। ठीक। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट N1 for helium plus ion is -x joule, then that for an electron in N is equal to 2 state for beryllium 3 plus ion in joule is। ठीक। तो दोस्तों एनर्जी के लिए आपको ये रिलेशन याद रखना है एनर्जी का। एनर्जी
इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये रिलेशन याद रखना है। तो ये कंबाइंडली अगर देखें तो ई समानुपाती जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये वाला रिलेशन। जब आप लिखेंगे, मान लीजिए हीलियम के लिए E1 है, बेरिलियम के लिए E2 है। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसको। ठीक, ये वाला रिलेशन हम लगाने वाले हैं। बेरिलियम के केस में हम E2 टर्म दे रहे हैं और ये हो गया E2। और बेरिलियम का यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कितना हो जाएगा? बेरिलियम के केस में हो जाएगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जेड होता है 4। ठीक, जेड स्क्वायर 4 स्क्वायर हो गया अपॉन एन स्क्वायर। एन पूछा है, एन इज इक्वल टू 2 है। ठीक, तो 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 4 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4। ठीक, ये 4 हो गया। अब E1 हम हीलियम प्लस वाले की केस की देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है? एन इज इक्वल टू 1 दिया। हीलियम का जेड होता है 2, तो 2 स्क्वायर मतलब 4। और एन स्क्वायर 1, एन 1 है तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये भी हो गया 4। ठीक, तो हम करेंगे E2 अपॉन E1 अगर, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, मतलब 1। इस मतलब E2 इज इक्वल टू E1। मतलब इन दोनों हीलियम प्लस और बेरिलियम 3 प्लस के लिए इन दिस पार्टिकुलर कंडीशन में एनर्जी सेम है। मतलब इसके लिए अगर -x है तो इसके लिए भी -x ही है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड was treated with 25 ml of 0.75 मोलर HCl। तो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड आपको पता करना है। तो इसकी रिएक्शन होती है HCl से इस तरह से। ठीक, मतलब 1 मोल HCl 1 मोल NaOH से ही रिएक्शन करता है। ये इसकी बैलेंस रिएक्शन है। तो आप दोनों स्पीसीज का नंबर ऑफ मोल पता कर लें, और जिस NaO HCl का जितना मोल है उसमें से वो उतने NaOH मोलिक्यूल को कंज्यूम कर लेगा, और बचे हुए जितने मोल होंगे उतना मास उसके इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप HCl के मोल निकाल लें। HCl के मोल कैसे निकालेंगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम्स करके। ठीक है, HCl की मोलरिटी दी गई है यहाँ पे 0.75 मोलर। ठीक, और वॉल्यूम दिया गया है ml में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ml में दिया है तो लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए भाई इसको। तो इससे जितना मोल आएगा, ठीक है, इससे कुछ मोल आएगा। उसके बाद NaOH से करेंगे, NaOH में मोल निकालेंगे कितने हैं। तो 1 ग्राम NaOH में मोल निकालना है, तो NaOH का मोलर मास का इसमें डिवाइड कर दो। 40 होता है NaOH का मोलर मास, 40 ग्राम पर मोल। तो इससे कुछ मोल आ गया मान लीजिए। ठीक, आपको कैलकुलेट करना है। तो जब इसके NaOH के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH में से HCl का आप नंबर ऑफ मोल माइनस कर देंगे, तो जो मोल आएंगे उसमें से आपको जो अनरिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा वो। अगर जब NaOH का नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाएगा, तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स में आप 40 का मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट। तो दोस्तों इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे आता है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। 25 × 5, 25 × 125, 12, 25 × 7 = 175, 175 और 12 187। ठीक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 3 5। ठीक, 1 2
दो तीन पाँच, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हो गया आपका 0.01875, इसको सॉल्व करने पे आएगा ये, ठीक। उसी तरह से जब आप HCl नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे इसको सॉल्व करने पे, तो वो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 2.425, ठीक, डिवाइडेड बाई 0.0। दोस्तों ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा NaOH का, ठीक। तो आप इसको मिटा लेते हैं अभी, ड्रॉ, इसको क्लीन कर दो। तो दोस्तों नंबर ऑफ एस मोल्स ऑफ HCl तो ये हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ गया ये। तो ये ज्यादा है तो NaOH के मोल्स में से हम HCl का मोल घटा देंगे पहले तो। 0.0250 माइनस 0.01875, इसमें से माइनस करते हैं तो आता है 5260.0। इतना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अनरिएक्टेड बच गया है। अगर इसमें 40 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि NaOH का मोलर मास है, तो जितना आंसर आएगा वही आपका करेक्ट ग्राम में मास होगा वो। फिर उसको mg में दिया है तो mg में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ फर्दर। 0, 4 × 5, 4×20, 4×2 8, 8 और 2 10, बचा 1, 4×6 = 24, 24 और 1 25। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉइंट, मतलब 5 जीरो के बाद 5 डेसिमल के बाद पॉइंट है, तो 0 तो दोस्तों इतना ग्राम आपका अनरिएक्टेड बता रहा है इसमें। आपको चाहिए mg में, तो जब ग्राम को mg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका 250 आंसर आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वन A compound X contains 32% of A, 20% of B, and remaining percent of C, ठीक। Then the empirical formula of X is, इनके मोलर मास आपको दिए गए, empirical formula बताना है। तो कैलकुलेट कुछ इस तरह से करते हैं, आप लिख लें A, B, C, परसेंटेज लिख लें इनका। A का 32% बताया गया है, B का 20%, रिमेनिंग है C का। तो ये हो जाएगा 48 बच जाएगा सी के लिए। इनके मोलर मास से सभी में डिवाइड कर दे परसेंटेज में। ए का मोलर मास 64 था, तो 32/64 करें आप। उसके बाद 20 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 40 है, वो कर दें। उसके बाद 48 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास है 32, ठीक। 32 से कर दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 1/2, इससे आता है 1/2, और इससे आता है 3/2, ठीक। जब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है वो, अगर हम देखें कि ये है 1 × 1/2, ये है 1 × 1/2, ये है 3 × 1/2। तो हम इनका रेशियो निकालें तो ये 1/2 1/2, अगर हम तीनों में 1/2 से डिवाइड कर दें तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये 3 बच जाएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा A1B1C3, ठीक। तो ABC3 यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ABC3 ये वाला। तो यही करेक्ट है भाई। नेक्स्ट, वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 atm टू 10 atm एच। आर की वैल्यू आपको दी गई है, तो आपको वर्क डन निकालना है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों जब रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसमें वर्क डन होता है आपका W =
या तो एक फॉर्मूला वॉल्यूम की टर्म में ये होता है NRT ln V2 अपॉन माइनस NRT ln V2 अपॉन V1। ठीक। या तो ये है, अगर वॉल्यूम नहीं दिया, प्रेशर दिया है, तो फॉर्मूला हो जाता है आपका -NRT ln P1/P2। ठीक। दोस्तों, जब इस फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वर्क डन आ जाएगा यहाँ पे। तो W इज इक्वल टू माइनस N की वैल्यू 1 मोल लिख दिया। ठीक। R की वैल्यू 2.0 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये आ गया। ठीक। उसके बाद T की वैल्यू 298 केल्विन लिख दीजिए। उसके बाद ln P1/P2 लिखना है। ln P1 है यहाँ पे 20 atm और P2 है 10 atm। ठीक। 10 atm, बस। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये 1 ये 2 है, ये 298 है, तो 2 × 298 × 1। ठीक। इसको फर्दर करेंगे अब सॉल्व। तो 2 पर मोल से, ये मोल है, ये पर मोल है, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। केल्विन से पर केल्विन चला जाएगा, बचेगा यहाँ पे कैलोरी। ठीक है। तो 2 × 298 कैलोरी इधर बचा है। ठीक है। अब log ln 2 का जो वैल्यू होता है यहाँ पे ln 2 हो जाएगा ये। तो जब सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, तो -2 × 298 ln 2 की वैल्यू होती है 0.693। अब ये हो गया कैलोरीज का यूनिट। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 413.14 कैलोरी। ठीक है। तो ऑप्शन हो गया सेकंड सही। आपको इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करने की भी एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ी थी, अगर थोड़ा सा आप कॉन्शियसली करते इस सवाल को तो। क्योंकि आपको बताया गया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है और एक्सपेंशन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक्सपेंशन होता है तो सिस्टम की एनर्जी यूज होती है, और सिस्टम की एनर्जी यूज होगी तो माइनस में वर्क आएगा। ठीक। तो माइनस साइन आएगा, और एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है। तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें माइनस साइन दिया है, तो आप बिना सॉल्व किए भी इस आंसर को टिक कर सकते थे। ठीक। तो इस तरह से भी एक अप्रोच होती है, स्मार्ट लोग यही अप्रोच यूज करते हैं। बाकी इस तरह से सॉल्व करना है तो टाइम को कंज्यूम करेगा, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं उससे। ठीक भाई। रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आज इस क्वेश्चन पेपर में तीसरा क्वेश्चन है जो आरएनएस इक्वेशन का यूज करके पूछा गया है। ठीक है। तो दोस्तों, फॉर्मूला आपको यही यूज करना है, log K2/K1 EA/R 2.303 आप लिखें, क्योंकि इधर log लिख रहे हैं आप। 2.303 R इंटू 1/T1 -1/T2। तो दोस्तों, जब आप लोग इसमें रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर 27 से 57 डिग्री बढ़ा है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो के की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है। तो रिएक्शन 4 गुना हो गई है, इसका मतलब है कि आपका जो K2 है वो 4 गुना हो चुका है। तो K2 जो है ये 4 टाइम्स हो गया K1 के। तो जो K2/K1 है उसकी वैल्यू है 4/1। ठीक। 4/1। तो इसमें आप 4/1 रखें। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालना ही है, 2.303 R है ये।
आर की वैल्यू कुछ रखेंगे आप, ये दी गई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इसकी वैल्यू आप रखेंगे। और 1/T1, T1 रखेंगे, केल्विन में रखना है एक्चुअली, ये याद रखना है। अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन आपको T1 रखना है, -1/T2 मतलब 330 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, तो आपको केल्विन में जो एक्टिवेशन है, जो एक्टिवेशन एनर्जी मिलने वाली है, आ, वो आपको जूल में मिलेगी, उसको आपको किलो जूल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सॉल्व आप कर सकते हो इसको। तो दोस्तों, जब इस फॉर्मूले में आप लोग ये सारी वैल्यू रख के एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है यहाँ पे 38,041.5 जूल, जूल पर मोल। ठीक। अब और आपको किलो जूल में ऑप्शन दिए गए हैं, तो 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी आपकी 38.041 वाला। तो 38.04 किलो जूल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 41 है, ये है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन ऑफ N2 इतना दिया गया है, O2 दिया गया है, NO दिया गया है। रिएक्शन आपकी ये है। तो फिर पूछा गया कि अगर 0.1 मोल पर लीटर NO हम क्लोज्ड वेसल में लें, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी NO की। तो हम पहले वाली जो इन्फॉर्मेशन है, इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे। और दूसरी वाला केस में क्या होगा कि हमको कंसंट्रेशन इनिशियल दिया गया है NO का, तो पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं, तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले केस से निकाल के यूज करेंगे सेकंड वाले केस में। ठीक है, वहां से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाला केस है, इसमें कंसंट्रेशन आपको दी गई है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, वो ये हो जाएगा, NO का कंसंट्रेशन 3.0 इंटू 10⁻³ मोलर। उसके बाद O2 का कंसंट्रेशन 4.2 गुणा 10⁻³ मोलर। ठीक। डिवाइडेड बाई NO का कंसंट्रेशन 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर। इसका स्क्वायर, क्योंकि स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो 10⁻³ की पावर यहाँ 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार लिखा है, और इसकी भी पावर हो जाएगी 2। तो 10⁻³ तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे फर्दर आएगा 3.0 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 2.8 इंटू 2.8, क्योंकि स्क्वायर है ये। ठीक। तो ये हो गया। नाउ ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड केस में दिया गया है आपको NO का इनिशियल कंसंट्रेशन, और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO पूछा है। ठीक है, तो करेंगे क्या। अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो C है, जो कि 0 क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.1 मोल पर लीटर है। ठीक। तो आप C लिखें। इसका 0 है इनिशियली, तो क्लोज्ड वेसल में जब ये डिसोसिएट करेगा, मान लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, तो C में से अगर अल्फा जाता है, C-C अल्फा बचेगा। और बनेगा क्या यहाँ, C α/2, क्योंकि इसका 2 मोल जब यूज होता है, तो एक एक मोल ये बनते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन होगी C α/2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगी C α/2 इंटू C α/2 डिवाइडेड बाई C अल्फा, इसका स्क्वायर। ठीक। तो जब इसको फर्दर हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आता है आपका C अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका
डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सी माइनस सी स्क्वायर 1 - अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको पता है। और ये जब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इसके बराबर कर लेंगे हम लोग, मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ है 3.0, तो इसको अगर इधर ले आए इस वाले पार्ट को, तो यहाँ सॉल्व थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो आएगा ये अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 - अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको इसके बराबर कर लेते हैं। 4 इंटू 1 - अल्फा इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो होगा क्या? इसको फर्दर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर। 0.717। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको 0.717। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है ये। तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक, फर्दर नाउ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है ये। क्वेश्चन नंबर 42। मास ऑफ ग्राम ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाई पासिंग 9.6487 एम्पियर करंट थ्रू ए वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड एज। मास ऑफ कॉपर आपको पता करना है। आपको दिया गया है कि कितने एम्पियर करंट 100 सेकेंड के लिए फ्लो की गई है। तो आप चार्ज निकाल लें, क्योंकि चार्ज जितना फ्लो होगा फिर उसी के अकॉर्डिंग जितना कॉपर डिपॉजिट होगा वही हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो Q बराबर चार्ज होता है Q बराबर IT। ठीक, आई दिया गया है करंट 9.6487 इंटू 100 सेकेंड के लिए फ्लो किया गया है। ठीक, तो इससे आएगा यहाँ पे 964.87 कूलम, क्योंकि एम्पियर इंटू सेकंड बराबर कूलम होता है। ठीक, तो इतना कूलम चार्ज हो गया। अगर इस कूलम को फैराडे में चेंज करना है तो कितना होगा? कूलम C से डिनोट करते हैं एक्चुअली यहाँ पे हम। ठीक, तो 1 फैराडे होता है 96,487 कूलम के बराबर। तो इसमें कितने फैराडे होंगे? 96,487 से आप डिवाइड कर दें, इतने कूलम पर फैराडे। ठीक, तो नंबर ऑफ फैराडे आ गया यहाँ पे 0.01। ठीक है, 0.01 फैराड फैराड। ठीक, नाउ अब आप देखेंगे कि 0.01 फैराडे हम यहाँ पे आ गया। ठीक, कि इतना एम्पियर करंट 100 सेकेंड के लिए फ्लो हो तो कितना फैराडे फ्लो होगा, ये आपको पता चल गया है। ये आ गया 0.01 फैराड। ठीक, अब आपको रिएक्शन देखनी है। ये कॉपर 2 से कॉपर जब डिपॉजिट होता है तो क्या रिएक्शन होती है? तो रिएक्शन होती है इस तरह से, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा कॉपर 2 प्लस, तो कॉपर में चेंज होगा, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर मोल कॉपर 2 से कॉपर 0 में चेंज करने के लिए चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे। ठीक, 2 फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, पे जितना चार्ज होगा वो 1 फैराडे के बराबर होगा। तो यहाँ पे 1 मोल कॉपर 2 प्लस के लिए चाहिए दो इलेक- 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 फैराडे के इक्वलेंट होगा। और जबकि हमारे पास है 0.01 फैराड। ठीक, तो 0.01 फैराडे चार्ज है हमारे पास और चाहिए 1 मोल के लिए इतना। तो इसमें से कितना मोल होगा कि कितने मोल डिपॉजिट हो पाएगा? तो हम इसमें 2 फैराड का डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो इतने फैराडे पर मोल होता है। ठीक है, पर मोल चार्ज चाहिए हमको, तो कितना मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा इसका इसमें
डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 5 × 10⁻³ मोल कॉपर आ जाएगा। ठीक। अब इतना मोल कॉपर का हमारे पास आ गया है, तो मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दें 63 ग्राम पर मोल से, तो ग्राम में मास आ जाएगा। तो इसको करके देखिए भाई, आएगा ये 315 × 10⁻³ मतलब 0.315 ग्राम। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस concentration for a solution give a straight line with slope 25.73 liter bar per mole, temperature at which measurement is done। आपको पता होना चाहिए कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है, या पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इज कंसंट्रेशन, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक। जब इसका प्लॉट खींचते हैं पाई और टी के बीच में, तो स्लोप क्या होगा, सी, पाई और सी के बीच में ग्राफ है यहाँ पे। ठीक है, सी और पाई का ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर सी ले लिया, पाई ले लिया वाई एक्सिस पर। ठीक। तो स्लोप क्या होगा, आर टी के बराबर। तो स्लोप होगा ये। ठीक। तो स्लोप आपको दिया गया है 25.73 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, लीटर बार पर मोल। ठीक है, केल्विन नहीं है इसमें। तो वो आर टी के बराबर है। अब आर की वैल्यू आपको दी गई है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक। तो आपको इसमें आर की वैल्यू रख दे, डिवाइड कर देनी है। इधर ले आता हूँ मैं। ठीक। चलो लिख ही लो, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक। इनटू टेम्परेचर। जब इसको उधर ले जाएंगे तो नीचे डिवाइड होगा ये। ठीक। तो हम फर्दर टेम्परेचर आ जाएगा हमारा 25.73 लीटर बार पर मोल। ठीक। डिवाइडेड बाई 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 310 केल्विन। ठीक। 310 केल्विन आ गया। तो 310 केल्विन को जब डिग्री सेंटीग्रेड में आप कन्वर्ट करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द फॉर द रिएक्शन टू ए टू बी प्लस सी, के सी आपको पता है, एट गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज, ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस रिएक्शन के लिए आपको केसी पता है और आपसे पूछा गया है कि किसी गिवन टाइम पे कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज लाइक दिस, ए की कंसंट्रेशन बी की और सी की बराबर है। तो पूछा गया, ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड आएगी या नहीं जाएगी कहीं, या इक्विलिब्रियम पे है। तो एक्चुअली जब आपको किसी इंस्टेंट टाइम पे दिया गया है कि कंसंट्रेशन ये है, तो आपको क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्यू की वैल्यू अगर केसी से ज्यादा आती है तो रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ता है, क्योंकि केसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम अटेंड करना चाहती है हर एक रिएक्शन। तो क्यू की वैल्यू अगर ज्यादा है तो कम करने के लिए केसी को इक्वल लाने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड जाना होगा। अगर क्यू की वैल्यू बराबर है केसी के, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी है, तो कहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं जाएगी वो। ठीक, टेंडेंसी नहीं रखेगी वो। अगर क्यू की वैल्यू कम है केसी से, तो इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जाने के लिए फॉरवर्ड जाएगी। ठीक, क्योंकि क्यू को केसी के बराबर होना है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाना होगा। ठीक। तो सॉल्व ऐसे कर लेंगे आप, क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ए की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। चूंकि इन तीनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो हम सी लिख लेते हैं, इसकी सी है, इसकी भी सी है, तो डिवाइड करेंगे सी का स्क्वायर। ठीक है। तो आएगा क्यू वहां पे 1 के बराबर।
ये है एक से कम, क्योंकि 10 की घात -3 है, ये है एक। तो Q इज ग्रेटर देन के सी यहाँ पे। Q इज ग्रेटर देन के सी है, तो मतलब ये है कि रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए बैकवर्ड जाना होगा, वो टेंडेंसी टू वो बैकवर्ड होगी। तो रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू वो बैकवर्ड डायरेक्शन, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं पैरेलल एक ही रिएक्शन में। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन हम देख लेंगे जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होंगे, तो वो रेडॉक्स हो जाएगी, और जिसमें ऐसा नहीं होगा वो रेडॉक्स नहीं होगी। तो नॉट ए रेडॉक्स पूछा है आपको, तो 3 तो रेडॉक्स रिएक्शन होंगी, एक नहीं होगी, ऐसा है। तो इसमें जिंक 0 में है, या जिंक +2 में है, या कॉपर +2 में है, या कॉपर 0 में है। मतलब एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरी रिड्यूस हो रही है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये है रेडॉक्स रिएक्शन। KClO3 + I2, या आयोडीन 0 है, यहाँ पे आयोडीन +6, 3 दूनी 6, 6 5 आए हो गया आयोडीन +5 में। तो ये आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्लोरीन यहाँ पे +5 में है और ये 0 में आ गया है, बताओ। तो यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं रिएक्शन में, इसका मतलब ये भी रेडॉक्स है। सिमिलरली यहाँ पे 0 में है दोनों, H2Cl2, यहाँ हाइड्रोजन H+1 हो गया, ये Cl-1 हो गया। तो एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये भी रेडॉक्स है। तो ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही है दोनों में, +2 +2, Na+, Na+, कोई चेंज नहीं, क्लोराइड -1, सल्फेट -2, यहाँ सल्फेट -2, क्लोराइड -1। तो यही ऑप्शन करेक्ट है। 46 का आंसर अब देखते हैं हम क्या होता है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है आपको। एक तरफ कन्वर्जन दिया है, दूसरी तरफ नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड पूछा है। तो दोस्तों जब 1 मोल वाटर से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो कितना फैराडे चाहिएगा, बताइए आप। वाटर से आपको बना दिया ऑक्सीजन, ठीक है। 1 मोल जब वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, बताइए। ये यहाँ है -2, यहाँ है 0। तो -2 से 0 में जाने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये, ठीक है। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 1 मोल वाटर के रेस्पेक्ट में। 1 मोल वाटर को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। तो 2 फैराड के इक्वलेंट हो जाएगा। दो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराड, ठीक। तो वाटर टू O2 2 फैराड, 2 फैराड, यानी कि ए का सेकंड होगा यहाँ पे। ए सेकंड यहाँ पे दो ऑप्शंस में, फर्स्ट में और थर्ड में। नेक्स्ट देखते हैं, MnO4 Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। अगर MnO4- Mn2+ में जा रहा है, Mn2+ मतलब ये +7 में है, इससे +2 में जा रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिएंगे इसके लिए। 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब 1 मोल के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फैराड, 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिएगा 1 मोल के लिए, ठीक। तो ये 5 फैराड के इक्वलेंट हो जाएगा 5 फैराड। तो ये हो गया फोर्थ ऑप्शन, KMnO4 मतलब B4 हो जाएगा, B4। ए सेकंड 2 में था, इसमें B4 है, इसमें बी थर्ड है। तो ऑप्शन 1 इज विल बी करेक्ट आंसर। आगे वाले ऑप्शन चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। नाउ मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। मॉलिक्यूल दिया है और आपको कार्बन कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड पूछे गए हैं। दोस्तों एथेन जो होता है, सिंपल एथेन, ये होता है, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये H H H। तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया ये। तो एथेन का मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ए का आंसर थर्ड हो जाए, ए का मैच हो जाएगा थर्ड। ए का मैच थर्ड, यहाँ दो ऑप्शंस में है। नाउ एथीन पूछा है, तो एथीन में कुछ इस तरह से होता है, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, मतलब एक सिग्मा और एक पाई। तो देखिए भाई ऐसा कोई ऑप्शन हो तो एथीन,
वन सिग्मा और वन पाई, फोर्थ ऑप्शन मतलब बी का हो जाएगा 4। ए थर्ड है, ए थर्ड है, बी फोर दोनों। अब नेक्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल देखते हैं। तो दोस्तों एथाइन देख लीजिए आप पहले। एथाइन मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन इधर, एक ये, तो एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है। ठीक। तो वन सिग्मा, टू पाई बॉन्ड, तो ये हो जाएगा एथाइन वाला, डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। और एक बार सी सेकंड क्यों है ये भी देख लेते हैं। कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें दो पाई बॉन्ड है। तो आप जब एमओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक। कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। ये होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये पाई 2p x, पाई 2p x और पाई 2p y, यही तक का जरूरत है हमको। और ये सिग्मा 2p2pz हो जाएगा ये। दोस्तों यहाँ पे कार C2 मॉलिक्यूल में हो गए 12 इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो यहाँ, चार, चार और दो छह, छह और दो आठ, बचते हैं चार इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट एनर्जी लेवल होता है पाई 2p x, पाई 2p y। तो यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। तो जब बॉन्ड देखते हैं कि एमओ डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ये चारों इलेक्ट्रॉन जो सबसे होमो है, यही आपस में, ये केवल पाई इलेक्ट्रॉन में शामिल, पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इन्हीं की वजह से यहाँ पे ये यही रेस्पॉन्सिबल होता है दो पाई बॉन्ड के लिए इसमें, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक। तो इसका ये है, तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड सही है। ठीक। करेक्ट आंसर थर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। ठीक। अब आपको रिएजेंट दिया गया है और रि, रिएक्शन दी गई है और रिएजेंट कंडीशन आपको मैच करवानी है। तो दोस्तों इससे अगर ये बनाना है तो ये जुड़ेगा। तो इस ऑप्शन में देखो, ये AlCl3, ये है फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन जब बेंजीन रिंग का होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पहला ये हो गया मैच। नाउ अगर हमको जैसे ये है CH2CH3, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो इसके लिए KMnO4 की जरूरत पड़ती है, वही ये काम कर पाता है। तो इसके ऑक्सीडेशन में थर्ड हो गया, डी का हो गया थर्ड। ठीक। तो डी थर्ड, बी फर्स्ट, ऑप्शंस देख लेते हैं। डी थर्ड दो में है और बी फर्स्ट देख लेते हैं किसमें है। डी थर्ड इन दोनों में है, बी फर्स्ट केवल थर्ड में है, इसमें इसमें नहीं है। तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी, बी फर्स्ट। ठीक। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी थर्ड बी फर्स्ट वाला। ओके। सॉरी। तो ये सी सेकंड में क्रोमियम ऑक्साइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्कोहल को सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। तो सी सेकंड, इसमें सी सेकंड है कि नहीं, सी सेकंड ये रहा। ठीक, सही है। फोर्थ वाला भी मैं A4 भी मैच कर लेते हैं एक बार। A4, ए का 4 बचा ये। तो ओजोन, रिडक्टिव ओजोनलिसिस के केस में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है और कार्बोनिल ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है। ठीक। तो ये सही है। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट 49th क्वेश्चन है।
reagent with which the glucose does not react to give corresponding test products are tolerance reagent, HCN, NaSCO3। ये आपको सिप बेस एंड हाइड्रोक्सिलअमीन। दोस्तों आप याद रखना, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन देता है, बिल्कुल सही बात है। HCN के साथ ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है, ये भी सही है। हाइड्रोक्सिल अमोन के साथ ऑक्जिन बनाता है, ये भी सही बात है। ये सिप बेस सिप रिएजेंट जो होता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, इन दोनों के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है ग्लूकोज। तो आप ये एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ भी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, तो इनके साथ कोई टेस्ट वो देगा नहीं, ठीक। तो बी और ई जिसमें सही ऑप्शन है, बी एंड ई, सिफ बेस एंड NaHCO3। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 50। लास्ट क्वेश्चन इज 50। गिवन आर टू स्टेटमेंट CONH3 3+ इज ए होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सही है, क्योंकि इसमें सारे लिगेंड सेम हैं, इसलिए होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक वो होते हैं जिनमें लिगेंड सारा मेटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अगर सेम है सारे, जैसे अमोनिया है तो सारे अमोनिया है, तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं तो उसको हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसमें 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है केवल, तो होमोलैप्टिक हो गया। इसमें 4 ऑर्थो अमोनिया है, 2 क्लोरीन है, तो यह हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। स्टेटमेंट सेकंड में दिया है, कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड एंड दिस कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। ये दोनों स्टेटमेंट सही है भाई साहब। तो ये हो गया ट्रू, बोथ ट्रू ऑप्शन। तो 50 क्वेश्चन हमने अब इस तरह सॉल्व कर लिए हैं।